चैप्टर 7 देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जो बात की है वहां पर हमने एक सिंगल पार्टिकल कभी लिया, जैसे एक पॉइंट मास लिया हमने, और उसका हमने कहा कि साइज इग्नोर ही किया या ना माना उसका साइज। अब उसके लिए जो मोशन हो रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो भी हमने देखा। बट कभी भी हम जब नॉर्मल लाइफ में आते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो साइज होता है। कार के बारे में बात करें, यहाँ तक कि पुली के बारे में बात करें, जैसे ही हम थोड़ा एक्सटेंडेड जाते हैं, थोड़ा आगे और जाते हैं, तब उस बॉडी या फिर पार्टिकल को केवल पॉइंट मानना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। हम ये जो इनएडिक्वेसी है इसके आगे जाएंगे और एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब ये है कि जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, यानी एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, या फिर हम इसके बारे में बहुत तफसील से बात करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम को पूरी तरीके से देखेंगे कि भाई पूरे सिस्टम का मूवमेंट हो रहा है, और जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का पार्टिकल का, वो बड़ा की कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर इस तरीके से हम देखें, एक बहुत बड़ा ट्रक है, इसके ऊपर कुछ यहाँ सामान लदा हुआ है और 100 टन का है, यहाँ ये खुद अपने आप 1000 टन का ट्रक है और 8-10 आदमी बैठे हुए हैं, तो आप इसमें साइज और वेट इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ, जो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये तीनों को हमको मिला के देखना पड़ेगा। तो जो मोशन है सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, जो ये सबको मैं एक साथ कह रहा हूँ, और किस तरीके से ये एक्सटेंडेड बॉडीज में हम लगाएंगे, यहाँ पर हम बहुत सारे सवाल भी देखेंगे। तो रिजिड बॉडीज क्या है, इनको हम रिजिड बॉडी मानेंगे। एक रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसका शेप बड़ा डेफिनेट है और वो चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो इसके और इसके बीच में दूरी है, या इसके बीच में दूरी है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजिड बॉडी की अगर हम डेफिनेशन ये बता रहे हैं कि डेफिनेट है, चेंज शेप नहीं हो रहा है, शेप में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, और इसके अलावा जो डिस्टेंस है अलग अलग, जो अगर हम पेयर लें, एक दो करके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लें, तो वो डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल बॉडी रिजिड नहीं होती, क्योंकि हर एक रियल बॉडी चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी लचीली हो, वो फोर्सेस लगने पर डिफॉर्म तो होती है, शेप तो चेंज करती है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये शेप में कोई चेंज नहीं होगा, तब्दीली नहीं होगी। लेकिन ये डिफॉर्मेशन कई जगह पे बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, जैसे व्हील्स है, कोई टॉप्स है, स्टील के बीम है, स्टील की रॉड्स वगैरह है, मॉलिक्यूल्स है, खासतौर पे प्लैनेट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा रिजिडिटी में थोड़ी सी हल्की रियायत देंगे। रिजिड बॉडी क्या क्या मोशन कर सकती है, किस किस तरीके से इसमें मोशन हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड कर रहा है। इसमें कोई साइड वाइज मूवमेंट नहीं, यानी कि ये ऊपर से जब नीचे उतरेगा इंक्लाइंड प्लेन में, तो इसमें कोई साइड मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है। ये ब्लॉक हम मान रहे हैं कि रिजिड है। अब ये नीचे आ रहा है, यानी कि सारे के जितने भी पार्टिकल है इसमें, चाहे ये P1 पार्टिकल हो, P2 पार्टिकल हो, इस बॉक्स में या डब्बे में या बॉडी में, ये एक साथ नीचे आ रहे हैं। दोनों की एक ही वेलोसिटी है एक टाइम पे। इस बॉडी में जो रिजिड बॉडी है, ये खास तौर पे इस केस में, इसमें ट्रांसलेशन मोशन है, बिल्कुल सीधी सीधी नाक की सीध पे ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये ट्रांसलेशन मोशन यानी कि स्लाइडिंग मोशन है एक ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन पे। कोई भी पॉइंट P1 P2 लें आप या ब्लॉक लें, ये एक टाइम पे सबकी वेलोसिटी सेम होगी किसी एक इंस्टेंट पे। अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन की बात करें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो हर एक पार्टिकल, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया, इधर भी हमने डिस्कस किया, यहाँ भी हमने डिस्कस किया, कि सबका एक ही समय पे एक ही मोमेंट है, या फिर आप कहें वेलोसिटी सेम है। अब जरा थोड़ा इसका डिफरेंट केस लेते हैं।
अब हम आते हैं, इसी को हम बना देते हैं वुडन सिलेंडर या सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, एक सिलेंडर। अब ये नीचे आ रहा है, यहां पर तो ब्लॉक था, यहां ये आ रहा है। अब सिलेंडर की जब हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम ये घूम रहा है इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन में। इसके पास भी एक ट्रांसलेशन मोशन है, बिल्कुल इस तरीके से ट्रांसलेशन मोशन है। यहां पर आप देखें कि जो P1 है या P2 है या P3 है या P4 है, ये किसी इंस्टेंट पे सेम वेलोसिटी पे नहीं है, क्योंकि एक सिलेंडर है। इसका मतलब आप इसको प्योर ट्रांसलेशन इस तरीके से नाक की सीध में जाने वाला नहीं कह सकते। इसका मतलब हर एक पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी है यहाँ पे। इसका मतलब कि ट्रांसलेशन, अच्छा नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से यहां की तरफ आ रहा है, तो आप तो ट्रांसलेशन कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन इसके अलावा समथिंग एल्स, कुछ और भी है इसमें। तो अगर हम ये समझना चाहें कि ये समथिंग एल्स क्या है, तो हम ये जो रिजिड बॉडी है उसको इस तरीके से ले कि मानिए इसका ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, लेट अस टेक अ रिजिड बॉडी सो कंस्ट्रेंट दैट इट कैन नॉट हैव अ ट्रांसलेशन मोशन। इसमें कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। अब तरीका क्या है, कैसे हम इसको कंस्ट्रेन करें, रोके इस रिजिड बॉडी को, ताकि इसमें ट्रांसलेशन मोशन ना हो। तो हम क्या कहें, इसको हम स्ट्रेट लाइन में फिक्स कर दें। अब देखिएगा किस तरीके से पंखा उंखा आपको जो दिख रहा है वो आएगा। अब अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये सीधा मूव ना करे, बस इस तरीके से गोल 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 घूमता रहे जैसे सिलेंडर है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया, नीचे की तरफ ना है, तो इसको रोटेट करा सकते हैं हम, रोटेशन केवल दे सकते हैं। तो एक लाइन along with the body is fixed। हमने क्या किया, बॉडी को इस, मान लीजिए इस तरीके से कुछ लिया और इस लाइन से फिक्स कर दिया। तो उसको हमने कहा कि अगर ये घूमेगा, इसमें रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। मैं अभी रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि इसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। तो इस लाइन को, इस एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अब आप देखिए अपना, अगर आपके कमरे में फैन लगाओ तो ऊपर देखिए, ये केवल गोल गोल घूमता है, ये कहीं इधर उधर नहीं भागता है। एक पॉटर व्हील है जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, या आप देखिए किसी मेले में गए आप, जाइंट व्हील होता है, मेरी गो राउंड होते हैं। ये सारे के सारे, चाहे ये हो, इनका रोटेशनल मोशन है, यानी कि ना इधर भाग रहे हैं ना इधर भाग रहे हैं, बस इसे घूम रहे, ये भी घूम रहा है। तो हम समझने की कोशिश करें कि रोटेशन क्या है। तो इसके रोटेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हम स्ट्रेट लाइन मोशन के तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं। तो रोटेशन है इस रिजिड बॉडी का किसी फिक्स्ड लाइन कहें, एक्सिस करें, या पॉइंट, या एक धुरी कहें, हर एक पार्टिकल इस बॉडी का सर्कल में घूम रहा है। किसमें घूम रहा है, हर एक पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में। और ये सर्कल में घूम रहा है जिसका मतलब ये है कि ये ऐसे प्लेन में घूम रहा है जो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के। देखिए ये एक्सिस है, अगर मैं ये प्लेन लूं, ये सब परपेंडिकुलर है। तो अगर इस गोलाकार को लूं, ये तो P2 जो है इस गोलाकार में घूम रहा है, P1 इस गोलाकार में घूम रहा है, और इस गोल आकार में घूमते 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 ये केवल एक सर्कल बना रहा है, जो सर्कल या जो प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट। तो P1 आप ले लें, चाहे P2 ले लें, चाहे P3 ले लें, जो भी है वो इसमें मूव कर। लेकिन अब देखिएगा, मैं अब इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ, रेडियस, क्योंकि अब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो रेडियस भी लेना पड़ेगा। तो P1 एक सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस 1 है, P2 भी एक कुछ सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस R2 है, ये भी इसका भी एक सेंटर है C1, इसका भी एक सेंटर है C2। तो P1 P2 ये अलग अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, लेकिन ये सारे प्लेन परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के। अब P3 की बात करें, P3 बिल्कुल इसी एक्सिस पे है, रेडियस 0 है इसका। तो अब ये घूमेगा नहीं, ये एक्सिस तो घूम नहीं रही है, ये केवल जो चक्री हो रही है वो घूम रहे हैं। जो इसके ऊपर होगा वो तो घूमेगा नहीं, वो स्टिल रहेगा। आपने देखा होगा पंखे का जो डंडा है वो नहीं घूमता है। उसके ऊपर कोई मक्खी आके बैठ जाए तो वो मक्खी आराम से बैठ सकती है, लेकिन पंखे की पत्तियों पे नहीं बैठ सकती, वो स्टेशनरी रहेगी, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है आपकी।
कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर एक्सिस फिक्स नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आप पंखे का डंडा जैसे फिक्स होता है वैसे फिक्स हो, एक्सिस जरूरी नहीं है फिक्स हो। जैसे मान लीजिए आप लट्टू चला रहे हैं, लट्टू जब चला रहे हैं तो लट्टू कैसे घूमता है, इस तरीके से यूं यूं करके घूमता है और कभी कभी सीधा भी हो जाता है ये, है ना। तो जो स्पिनिंग टॉप कहते हैं इसको, एक लट्टू को हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टॉप का, यहां पर इस टॉप का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस यहां से यहां तक, ये एक्सिस होगा आपका, राइट। इसी तरीके से ये देखिए पंखा भी घूम रहा है, एक पंखा इस तरीके से घूमेगा जो यूं यूं करके इसकी एक्सिस चेंज हो रही है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट है, इस चाहे आप इसका ले लट्टू का, जो मूवमेंट है इस एक्सिस का वो वर्टिकल है। इसको हम कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज इस तरीके से घूम रही है इसको हम प्रिसेशन कहेंगे। प्रिसेशन, क्या कह रहे हैं, प्रिसेशन। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये यहीं पे है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस टॉप का, किसी भी इंस्टेंट पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही जा रहा है। चाहे आप इसको ले ले, लट्टू अगर इस तरफ है यू करके है तो भी पॉइंट इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही जा रहा है। एक ऑसिलेटिंग फैन मैंने आपको बताया, एक टेबल फैन है या पेडेस्टल फैन है, यहां पर भी यही काम हो रहा है ना। इसमें ऑसिलेटिंग फैन है, ये जो घूम रहा है इसका भी मोमेंट, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, जो जहां पर जो वर्टिकल एक्सिस है वो पिवोटेड है। जैसे ही फैन रोटेट करता है अपनी, मतलब इस तरीके से ये फैन घूम रहा है, लेकिन ये भी घूम रहा है, फैन भी घूम रहा है और वो भी, अब साथ में जो फैन को घुमाने वाला वो भी घूम रहा है। तो ये जो रोटेशन है टॉप या पेडेस्टल फैन, ये इसमें वन पॉइंट और नॉट वन लाइन, यानी एक पॉइंट जहां पर ये इस तरीके से टच कर रहा है, इसको इस तरीके से कहिए, ये एक पॉइंट तो है इसमें, यहां पर भी एक पॉइंट है, यहां पर भी एक पॉइंट है, इसीलिए इसको वन पॉइंट तो कह रहे हैं, लेकिन नॉट वन लाइन कह रहे हैं, एक पॉइंट नॉट वन लाइन। यानी कि एक्सिस इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन ये एक फिक्स एक्सिस, एक फिक्स पॉइंट से तो जाती ही जाती, जो जहां पर वो लट्टू जमीन को टच करके घूम रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़े सिंपल केस ही लेंगे, अलग अलग चीजें यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर देखिए 7.6 से आपको बताता हूँ, ये एक रिजिड बॉडी है जिसका प्योर ट्रांसलेशन है। यहाँ पर एक मोशन है रिजिड बॉडी का, जहां पर ये इस तरीके से है, पहले यहाँ ये थी तो नहीं, ये थोड़ी सी घूम गई, फिर यहाँ पर सीधी थी तो यहाँ थोड़ा और घूम गई, यानी कि ट्रांसलेशन आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और अपनी धुरी में घूम भी रहा है। देखिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यूं हो गया, यानी कि अपनी धुरी पे घूम भी रहा है। तो जो रोलिंग मोशन है सिलेंडर का, जो हमने शुरुआत में देखा था, उसमें क्या चीज हो रही है, अब इसको समझिएगा, दोबारा आते हैं इसमें। ये जो सिलेंडर घूम रहा था, ये ट्रांसलेशन भी कर रहा है, साथ में ये अपनी धुरी पे घूम भी रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है, साथ में रोटेशन भी हो रहा है। तो जो समथिंग एल्स की बात मैंने शुरू की थी रोलिंग मोशन में, यहां पर क्या है, रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो यहाँ एक और देखिएगा, जो चीज बताई गई है इसमें, यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन है या ट्रांसलेशन के साथ ये घूम भी रहा है। तो ये फिगर आपको बता रहा है कि ट्रांसलेशन भी सीधा सीधा भी चल रहा है वो, और साथ में सीधा चलते चलते किसी एक धुरी पे या किसी एक एक्सिस पे ये घूम भी रहा है। अब जो ऑब्जर्वेशन हमने देखे उसको जरा मैं दोबारा बता देता हूं, कि जो मोशन है रिजिड बॉडी का, जो किसी फिक्स्ड या किसी पिवोट पे, किसी जगह पे वो फिक्स नहीं है, तो या तो ये प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है या फिर ट्रांसलेशन या रोटेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। या तो ये सीधा चलेगा या सीधा चलते चलते ये घूमेगा। और जो मोशन है रिजिड बॉडी का, जिसमें जो पिवोट है और वो फिक्स भी है, वो रोटेशन होगा, जैसे पंखा हो गया, या और जो मैंने बात की कि भाई वो घूमता रहेगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा। जो रोटेशन है वो किसी एक्सिस के अराउंड हो सकता है जो फिक्स हो, जैसे सीलिंग फैन है, पंखा मैंने बताया जो छत पे लगा हुआ है, या ऑसिलेटिंग फैन है, वो मूव कर सकता है, जिसकी जो एक्सिस है वो मूव कर सकती है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, पहले काम करते हैं जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है
उसको देखते हैं और सेंटर ऑफ मास उसका क्या होगा, फिर उसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। हम दो पार्टिकल सिस्टम से शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे, जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो पार्टिकल को, उसको हम एक्सिस कहेंगे। हमारे पास एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल हमारे पास m2 है। अब m1 m2 हमारे पास दो पार्टिकल हो गए। ये जो दो पार्टिकल है, ये आपकी ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। तो x एक्सिस से मतलब यहां से यहां तक इसकी दूरी है x1, मतलब इसकी y एक्सिस से दूरी है x1, तो x1 कोऑर्डिनेट इसका हो गया। m2 की दूरी है आपकी कुछ इतनी, मतलब दो पार्टिकल x1 और x2 पर ओरिजिन दोनों का सेम है, मास m1 m2 मान रहे हैं। तो यहां से यहां तक इसका, यहां से यहां तक x2 है, ये यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है। अब आप देखते हैं ये c क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर मास इस सिस्टम का पॉइंट c होगा, जो x डिस्टेंस पे होगा, यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस पे होगा। और ये कैसे आएगा देखिएगा, m1 इंटू x1, m1 की दूरी क्या है x1, इस तरीके से m2 की दूरी क्या है x2, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी x विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। यहां पर जो ये x है, इसको हम कह रहे हैं, अब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, इसको हम कहेंगे मास वेटेड m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 m2। ये मीन होता है ये, लेकिन इसमें वेट आपने डाला है मास। अगर आपको मीन निकालना होता जैसे x1 x2 का, तो x1 प्लस x2 बाय 2 कर देते, ये तो किया था। अगर आप वेटेड निकालेंगे तो मान लीजिए m1 यहाँ रखा, m2 इसके साथ रखा, और साथ में m1 m2 को जोड़ दिया 2 की जगह। इसको हम कहते हैं मास वेटेड मीन x1 और x2 का। यदि दो पार्टिकल आपके सेम मास के, अब देखिएगा जो मैंने आपको ये बताया x1 प्लस x2 बाय 2 ये आने वाला है। आप m1 और m2 को m रख दीजिए इस केस में, आपके पास ये x जो है वो x1 प्लस x2 बाय 2 आ जाएगा। यानी कि दो पार्टिकल जिनका इक्वल मास है, उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उनके बीच में होता है। लेकिन हम इसको जनरलाइज करेंगे, अगर हमारे पास n पार्टिकल है, जैसे m1 m से लेकर mn तक, और ये स्ट्रेट लाइन में इसी तरीके से, जैसे m1 है, m2 है, यहाँ m3 और रख दीजिए, ऐसे m4 mn तक रख दीजिए। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2, कहाँ तक जाएंगे mn xn तक, और नीचे हम मास को जोड़ देंगे सारों को। तो सिग्मा mi xi बाय सिग्मा mi, i इसमें वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, बस ये समझिएगा। तो x1 से लेकर xn तक ये डिस्टेंसेस है पार्टिकल के ओरिजिन से। जो कैपिटल X आप देख रहे हैं ये मेजर किया जा रहा है, जैसे इस केस में मेजर किया गया ओरिजिन से। जो सिंबल आप सिग्मा देख पा रहे हैं ये एडिशन है, यानी ये समेशन बता रहा है, और n पार्टिकल है यहाँ पर। और अगर आप नीचे का देखें सिग्मा mi कर लें, तो ये टोटल m मान सकते हैं, यानी टोटल मास सिस्टम का। अगर आपके पास एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मासेस हैं, उन सबका सम है। अगर हमारे पास तीन पार्टिकल है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जब स्ट्रेट लाइन की बात थी तो अभी हमने देख लिया क्या है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई प्लेन दोनों में डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ पर ये पार्टिकल है, फिर उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। यानी कि हमने ये कहा कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है ये वाई है। अब पहला पार्टिकल यहाँ हो सकता है, तो x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट दे दिया। दूसरा पार्टिकल यहाँ हो सकता है, x2 y2 दे दिया हमने इसको। तीसरा पार्टिकल यहाँ हो सकता है, तो x3 y3 दे दिया। ये कोऑर्डिनेट हो गए तीनों के। अब ये कोऑर्डिनेट हो गए, अब सेंटर ऑफ मास कैसे होगा। अब देखिए x क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, लेकिन वेटेड मीन निकालते हैं हम लोग, जो सेंटर ऑफ मास होता है। तो m1 x1 m2 x2 m3 x3, और तीनों मास को जोड़ दिया। ऐसी y निकालना है तो m1 y1 m2 y2 m3 y3, और मासेस को जोड़ दिया। अब अगर हम यहीं पे मास को इक्वल कर दें, तो आप देखें कि पहला जो है वो मास बाहर ले लीजिए, ये 3m आ जाएगा, mm कट जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 आ जाएगा। इसी तरीके से y भी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 आ जाएगा। यानी तीन पार्टिकल जिसके इक्वल मास है, इसका मतलब अगर तीन पार्टिकल है, इसको इस तरीके से जोड़िए, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस ट्राइंगल के, जो ये तीनों को जोड़ के बनाया जा रहा है, उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे होगा। कहाँ होगा, सेंट्रॉइड पे होगा। तो अगर हम 1 से लेकर n तक पार्टिकल की बात करें और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन में,
तो सेंटर ऑफ मास उन सिस्टम का होगा सिग्मा एम आई एक्स आई एक्स कोऑर्डिनेट होगा बाय कैपिटल एम, सिग्मा एम आई वाई आई कैपिटल एम वाई का, और जेड भी होगा इसमें, क्योंकि अब जब हम तीनों प्लेन लेंगे तो एम आई जेड आई बाय कैपिटल एम, जिसमें कैपिटल एम कहाँ से आ रहा है सबका सम कर दे तो आपको, जो टोटल मास है सिस्टम का। और जो इंडेक्स है आप यहाँ पर लिखिए आई से लेकर एन तक चल रहा है, और किसी भी कोई भी एम आई होगा, कोई आयत पार्टिकल 1 से n के बीच में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, और किसी भी एक का कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई जेड आई से बताया जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपने देखी 1 2 3 ये अलग अलग है, इसको एक ही नोटेशन में अगर हम कर दें पोजीशन वेक्टर के तो कैसा रहेगा। हम मानते हैं आर आई ये पोजीशन वेक्टर है, किसी कोई भी आयत पार्टिकल 1 से n के बीच में है, और आर इसका पोजीशन वेक्टर है, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो आर कैसे लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं एक्स आई आई वाई आई जे और जेड आई के। इसी तरीके से कैपिटल आर कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स आई है कैपिटल वाई कैपिटल जेड, कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई जे कैपिटल जेड की। और आर फिर किस तरीके से आ जाएगा, ये तो सिंपली यहां से लिया है सिग्मा एम आई आर आई, क्योंकि हम अब जब ये आर ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स तो नहीं आएगा, न वाई आएगा न जेड आएगा, ये सीधा आप सिग्मा एम आर आई कर देंगे, जहां पर आर आई है एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर। अब देखिएगा कि ये जो आपने बताया है इस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जो इकोनॉमी है एक्सप्रेशन की, यहाँ पर हम वेक्टर से कैसे ले आए, कहाँ हम 3 इक्वेशन लिख रहे थे, कहाँ हम एक ही इक्वेशन में ले आए। ओरिजिन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का है, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, वो हम हमेशा अगर मान लीजिए कि जब जैसे ओरिजिन लिया था, अगर हम मान लीजिए उसको सेंटर ऑफ मास लेते हैं तो सिग्मा एम आई आर आई 0 हो जाएगा, सिग्मा एम आई आर आई आपका यहाँ पर ही 0 हो जाएगा अगर सेंटर ऑफ मास को ही हमने ओरिजिन ले लिया तो। जैसे आप एक मीटर स्टिक की बात करें, एक रिजिड बॉडी है या फ्लाई व्हील है, ये इसमें बड़े जो पार्टिकल होते हैं बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये जो इक्वेशंस आपने देखी 1 2 3 या फिर जो वेक्टर फॉर्म में, इसलिए ये एप्लीकेबल है रिजिड बॉडी के लिए। जितने भी पार्टिकल होंगे, चाहे बहुत कम लेवल पे चले जाएं, बहुत छोटे लेवल पे आप एटम और मॉलिक्यूल्स लेवल पे चले जाएं, तो इसमें इतने सारे एटम मॉलिक्यूल होंगे तो इनका समेशन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि पार्टिकल की स्पेसिंग भी बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी, एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो हम क्या करेंगे कि ऐसा तो काम नहीं बन पाएगा हमारा अगर एक एक को करते रहे तो हम क्या करेंगे कि बॉडी को हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन माने, मास का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम सब डिवाइड कर देंगे इस बॉडी को, तोड़ देंगे या विभक्त कर देंगे इस बॉडी को n स्मॉल एलिमेंट्स में। जैसे हमने डेल्टा m1 का, डेल्टा m2 का, ऐसे छोटे छोटे भाग में एक बॉडी को इस तरीके से, अगर हमारे पास बॉडी है, इसको इस भाग में डिवाइड कर देंगे। ओके, जो आयत एलिमेंट है डेल्टा एम आई, कोई भी डेल्टा एम, इसके बीच में कोई भी आयत एलिमेंट हो सकता है, उसको हम किस तरीके से लेंगे, किसी भी x1 y1 z1 पोजीशन पे होगा। तो जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, अब बन के आया कैपिटल एक्स इज सिग्मा, बस हमने डेल्टा एम ले लिया क्योंकि एक भाग में डिवाइड, अलग अलग भाग में डिवाइड किया, तो कोई एक आयत भाग है, तो बस आई एक्स वाई जेड इस तरीके से आ जाएगा। और अब जैसे ही हम ये n और बड़ा लेंगे, बड़ा लेते चले जाएंगे, तो जो देखिए जो एम आई है, जो डेल्टा एम है, वो छोटे से छोटा होता चला जाएगा। जितने n हम ज्यादा लेंगे, जितने ज्यादा पार्ट डिवाइड करेंगे, उतना m जो है वो छोटा होता चला जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा। तो यहां पर हम कैसे जो सम है या जोड़ है कैसे डिनोट करेंगे, सिंपल, सिग्मा को अगर हम छोटे लेवल पे छोटे छोटे करके जोड़ना चाहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटीग्रल। तो सिग्मा डेल्टा एम आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम, वो है कैपिटल एम। ऐसे सिग्मा हम डेल्टा एम आई एक्स आई का करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम हो गया, ऐसे ये वाई डी एम हो गया, ऐसे ये जेड डी एम हो गया। इसी तरीके से हम चीज़ों को छोटा करते हैं और एक रेलिवेंट इक्वेशन निकालते हैं। कैपिटल एम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये टोटल मास है बॉडी का, और जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का ना, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया आपका, ये हो गया x इंटू एम, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। इसको नीचे लाइए m को, तो x क्या आ गया आपका, देखिए ना, सिग्मा m क्या होता है, कैपिटल M, ये x है, इसको हमने यही रखा, तो ये मतलब सिग्मा x कैपिटल x होगा।
तो कैपिटल सिग्मा एक्स निकालना हो तो इंटीग्रेशन डीएम के नीचे एम से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स आ जाएगा, ऐसी वाई आ जाएगा, ऐसे जेड आ जाएगा। तो जो वेक्टर एक्सप्रेशन है जो इक्विवेलेंट है इन 3 स्केलर एक्सप्रेशन जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वो है r इक्वल टू 1/m। ये देखिए वेक्टर करते ही ये बोल्ड कर दिया हमने, यानी कि ये जो r है पोजीशन वेक्टर है, dm के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/m, m पूरा टोटल मास है, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ओरिजिन पे चूज कर ले तो r हो जाएगा, मतलब r पोजीशन वेक्टर का x y z से कितनी दूरी होगी 0, क्योंकि ओरिजिन पे लिया है सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब r dm आपका 0 आएगा, ये जो आपका, क्योंकि ये 0 बन जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ r dm आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब x dm, y dm और z dm ये तीनों 0 हो जाएंगे। अब हमको बहुत जगह पे क्या करना पड़ सकता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है सेंटर ऑफ मास होमोजेनियस बॉडीज का, जैसे रेगुलर शेप है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, रॉड्स है। तो होमोजेनियस बॉडी का मतलब ये है कि उस बॉडी में मास पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। तो यहाँ पर हम सिमेट्री लेके आएंगे, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है इन बॉडीज का वो इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आता है, इस बिल्कुल सेंटर पे आएगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिमेट्री लेके आएंगे, बहुत हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए आप बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर देखिए, इससे दूरी x है, इससे -x है, इससे दूरी x है, यहाँ पर dm है, यहाँ पर dm है, कैसे इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सिमेट्री से हम मानेंगे कि भाई हमारे पास एक सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास होगा, अगर थिन रॉड की बात करें जिसकी विड्थ और ब्रेड्थ या कहें कि क्रॉस सेक्शन अगर रॉड होगा या रेडियस कहें बहुत लेंथ से छोटा है, तो ओरिजिन अगर हम ले एकदम सेंटर पे और x ले इस डायरेक्शन में जो अलॉन्ग द लेंथ है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री से आप देखेंगे कि वही चीज यहाँ पर होगी। अगर ये आपका dm है तो ये -dm होगा। तो हर एक dm के लिए जैसे मैंने कहा कि सिमेट्री में आप देखेंगे कि बिल्कुल सेंटर पे आएगा, तो हर एक को जो पेयर है dm है -dm है, हर एक पेयर का जो इंटीग्रल है और फाइनली जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ x dm वो अपने आप में 0 होगा। तो जो पॉइंट है इसके बारे में जो बात हो रही है, फॉर द पॉइंट फॉर विच इंटीग्रल इटसेल्फ इज 0, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा होमोजेनियस थिन रॉड का वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, और ये बेसिस जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का बेसिस है उससे भी समझा जा सकता है। अब यही हम रिंग पे लगा सकते हैं, डिस्क पे लगा सकते हैं, स्फीयर पे लगा सकते हैं, और जितने भी यूनिफॉर्मली जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इन सारी बॉडी में आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट जो डीएम छोटा सा पार्ट जो लिया है किसी एक्स वाई जेड पे, हमारे पास जरूर एक डीएम हो, एक बिल्कुल अपोजिट सिमेट्री से देखेंगे कि एक और होगा डीएम जो -dm कह सकते हैं, या डीएम वही डीएम होगा किसी -x -y -z पे जो बिल्कुल सिमेट्रिकली इससे अपोजिट है। ओके, तो इसी कारण से जो इंटीग्रल है इसके 0 बनेंगे। इसका मतलब जितने भी बॉडीज की मैंने अपने बात की उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर से मैच करेगा। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तीन पार्टिकल्स है अपने पास, और ये कहां पर है, ये वर्टिसेस पे है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम दिया हुआ है, हर एक साइड इक्विलेटरल का 0.5 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ट्रायंगल को इस y एक्सिस पे रखते हैं हम लोग, जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, जो ये शुरुआत की हमने, जो ट्रायंगल का है O, A और B, तीन हम पॉइंट लेते हैं इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये इसको ले लेंगे, चलिए 0 0, इसको ले लेंगे लगिए 0.5 और 0, और ये जो होगा इसको अभी मैं निकाल के बताता हूँ कैसे होगा। देखिएगा जो ये लेंथ आता है, हमको बेसिकली ये लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये हाइट होनी चाहिए, और वो हमारे पास हम जानते हैं एरिया जो होता है वो √3/4a² होता है। तो हमारे पास साइड है उससे, और हमारे पास अगर इस साइड को हम यूज करें तो एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया को हम हाफ, जो एरिया कोई भी साइड ले देखिए √3/4a² है, a² की जगह हम 0.5² रख देंगे तो एरिया आ जाएगा। यही होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस हम यहां से यहां तक ले लेंगे, राइट, ऑल्टीट्यूड ये हो गई, तो इससे क्या होगा हमारे पास ये ऑल्टीट्यूड आ जाएगी, यानी कि हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तो 0 0 है, ये 0.50 है, और ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया 0.25, मतलब बेसिकली x तो यहाँ 0.25 आ रहा है और y हमारा 0.25 √3 आएगा, जो कि मैंने आपको कहा यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे। अब जो मास है वो 3 आपको दिए गए हैं, O A B पे रखे हुए हैं। सेंटर ऑफ मास x से निकालना है m1x1 + m2x2 + m3x3 / m1 + m2 + m3। इनकी सारी वैल्यूज रख दीजिए, आप देखेंगे इसका x कोऑर्डिनेट आपका 5/18 आ जाएगा। इस तरीके से y रखिए, मतलब m1 y1 m2 y2 m3 y3 / m1 + m2 + m3। इससे आपका y वाला आ जाएगा 1/3। तो ये x आ गया, y आ गया। तो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से आएगा। ध्यान रखिएगा ये ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं है इस ट्राइंगल का। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है एक ट्रायंगुलर लैमिना का। एक लैमिना, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स में। देखिए नैरो स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड किया गया है, और सबके सब जो है m और n के बेस, मतलब ये एक आपका हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से 3 हो गया। अब देखिए सिमेट्री से हर एक स्ट्रिप की सिमेट्री देखिए, इन सब हर एक जो सिमेट्री को अगर लेके हम देखें तो हर एक स्ट्रिप में इसका जो सेंटर है या कहें सेंटर ऑफ मास है वो इसका मिड पॉइंट होगा। अगर हम ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आप देख लीजिए किसी को भी इस तरीके से ज्वाइन करिए, ये बाकायदा सिमेट्री बन रही है। ये जो ट्राइंगल, ये जो पार्ट बन रहा है वो इससे सिमेट्रिक है, और इन सब पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट, हमारे पास ये मीडियन हो जाएगी। मतलब ये आप देखें, ये पार्ट और ये पार्ट भी सेम है सिमेट्री से, तो ये मीडियन हो गया। P जो है वो मिड पॉइंट है MN का, जो सेंटर ऑफ मास है ट्राइंगल का, वो इस मीडियन पे लाई करेगा। यही हम आर्गुमेंट कर सकते हैं यदि हम इस MQ की बात करें या फिर इस NR की बात करें। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म L शेप्ड लैमिना। एक थिन फ्लैट प्लेट है, इसका डिमेंशन उसको जिस तरीके से दिया हुआ है, जो मास है लैमिना का वो 3 kg है। तो शेप तो आपको खैर दिया ही हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस को हम चूज करते हैं इस फिगर में, और जो कोऑर्डिनेट है वर्टिसेस के वो कुछ इस तरीके से एल शेप्ड है। एल शेप लेमिना है, ये बताया गया है कि भाई एल शेप लेमिना है, एल बना रहा है। तो एल शेप जो बन रहा है इसको मानिए कि 3 स्क्वायर है इसमें, जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है। जो मास है हर एक स्क्वायर का वो 1 kg है। मास है 1 kg 1 kg 1 kg, क्योंकि एल शेप्ड है। इसको आपने, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये एल इस तरीके से है तो हम इसको क्या करें, एक ये 3 भाग में हमने देखा है इसको। जो मास है हर एक, क्योंकि 3 kg है, 3 भाग में किया तो 1 kg हो गया। लैमिना क्योंकि यूनिफॉर्म दिया, इन्होंने कहा है कि भाई लैमिना यूनिफॉर्म है। जो सेंटर ऑफ मास है C1 का या C2 का, ये C1 है, C2 है, C3, ये अलग अलग स्क्वायर हो गए। अब देखिए ये इनके ज्योमेट्रिक सेंटर्स हो जाएंगे, यानी ये इसका सेंटर। अब देखिए पहला वाला मैं इसको अगर C1 लूँ तो ये कितना है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1/2, ये 1/2, यानी कि 1/2 1/2 हो गया ये। इसी तरीके से ये कितना होगा, ये 1/2 है, ये भी हाफ, ये हाफ है, तो 1 + 1/2 यानी कि 1 + हाफ 3/2। और यहाँ पर कितना हो, ये हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ। इसके लिए बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ पर 1 + 1 1/2 यानी कि 3/2। ये तीनों आपको पॉइंट्स मिल गए। अब हमारे पास तीनों पॉइंट मिल गए। अब M1 M2 M3 हमने 1 लिया है, चाहे M1 हो M2 हो M3 है, तो M1 X1 M2 X2 M3 X3 M1 Y1 M2 Y2 M2 Y3, तीनों मास को जोड़ दीजिए, ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। यानी कि आपका जो X और Y आएगा, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। बेसिकली दिस विल बी, जो पॉइंट होगा आपका सेंटर ऑफ मास का वो कुछ इस तरीके से होगा। एल शेप्स लाई ऑन लाइन OD, किस लाइन पे लाई कर रहा है। okay? तो ये पहला डिस्कशन हुआ हमारा पार्टिकल्स और रोटेशन वगैरह, हम इसमें बहुत आगे देखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखी।